हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नई इनिशिएटिव की स्टार्ट कर रहे हैं। वो है मेंस की डेली आंसर राइटिंग। अब देखिए, मैं बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये इनिशिएटिव किन लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहले जो इस बार का मेंस दे रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आएगा वो क्लियर कर लेंगे, तो उनको तो ये सीरीज आंसर कैसे लिखते हैं देखना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि वो अभी से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें, यानी कि बिल्कुल नेव पीपल जो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, यदि वो भी अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दें, तो आप समझ रहे हो बाय द टाइम जब आप मेंस में लिखने बैठोगे तो आप बहुत अच्छे आंसर लिखना शुरू कर दोगे। अब यहां पर हम एम क्या कर रहे हैं, कोई भी आंसर याद रखिएगा, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। आंसर आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में लिखना रहता है और इस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो आपकी नॉलेज है उसके आधार पर लिखना रहता है। तो यदि आप एक परफेक्ट आंसर के पीछे भागोगे तो आपको लगेगा जब मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक की गेन कर लूं तो मैं उस आंसर को लिखूंगा, पर ऐसा कभी भी एग्जाम में रियल टाइम पर स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी जानते हो आप कोशिश करो कि मैं उससे अपनी नॉलेज में एक गिवन टाइम में अच्छे से अच्छा आंसर लिखना पाऊं। और आप ग्रेजुअली देखोगे कि आपकी आंसर राइटिंग, यदि कोई पहली बार आज आंसर लिख रहा है, देखना 1.5 महीने 2 महीने 5 महीने बाद जब वो अपने पहले आंसर को देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हमारी जो पोटेंशियल है, जो इंप्रूवमेंट है, वो ट्रिमेंडस है। ये बेसिकली इसका पर्पस है। तो कैसे हम करेंगे, हमारा जो एम रहेगा इसमें, नॉर्मली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे और टॉपिक को ऐसा उठाएंगे जो वेग हो, जिसमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। कम नॉलेज से जो वेग क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें कैसे आंसर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हम लॉन्ग आंसर को प्रेफर करेंगे, बट बीच बीच में हम शॉर्ट आंसर को भी लेंगे 2 मार्क्स वाले, और उनको भी हम लेके आंसर लिखने की कला को सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आपको सब कुछ आता है तो वो कला नहीं होती है। कला ये होती है कि आप कम रिसोर्सेस में, कम टाइम में, कम नॉलेज में कितना अच्छा आउटपुट दे सकते हो। यदि सारी चीजें अवेलेबल है और आप बेस्ट आउटपुट दे रहे हो, देन यू आर नॉट एफिशिएंट, आपकी एफिशिएंसी कम है। बात समझ में आती है। तो हम इन द गिवन नॉलेज, इन द टाइम कंस्ट्रेंट, हम अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आज का जो मैंने उठाया है, ये जो है 2022 का सीजीपीएससी का मेंस पेपर है। पेपर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसे हम आज प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो ये और में रहता है। बेसिकली ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। 10 मार्कर है, यानी कि आपको मैक्सिमम वर्ड जो लिखने रहते हैं 125 वर्ड्स है। 125 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस वर्ड लिमिट को बहुत अच्छे से आपको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि स्पेस भी फिक्स रहती है, टाइम भी कम रहता है, और ज्यादा लिखोगे तो जो चेक करने वाला इन्विजिलेटर है वो इरिटेट होकर नंबर काट देगा, कम मिलेगा आपको। ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो मैं क्वेश्चन आपके साथ लूंगा वो है सेकंड वाला। ये बेसिकली और रहता है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना रहता है। तो हम सीखते हैं आंसर राइटिंग की कला। तो ये क्वेश्चन है, स्टेट द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, बहुत बेसिक से हम शुरुआत करते हैं कि कभी भी कोई आंसर राइटिंग लिखना रहता है, कभी भी आप आंसर को लिखोगे तो उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर का जो पार्ट होता है वो जो मेन चीज क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मेन क्वेश्चन है वो आपको आंसर करना है। और फाइनली आपको थर्ड पार्ट में कंक्लूजन लिखना है। बात समझ में आई। इन्हीं 3 लाइंस के अलाउंड आप लिखते हो। अब इंट्रोडक्शन हमारा कैसे लिखता है और कंक्लूजन कैसे लिखाता है। इंट्रोडक्शन में आपको पकड़ना है कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कहां से आएंगे, ये हमारे जो क्वेश्चन है
उसी से कुछ कीवर्ड्स हमको पकड़ना है और जो कुछ भी हमें पता है उस नॉलेज के आधार पर हम एक छोटा सा बट बहुत ही अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो सेट द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यदि आप देखोगे यहां पर पहला कीवर्ड क्या हो रहा है, एक कीवर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहला कीवर्ड हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा कीवर्ड यहीं से आता है नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो एक ये हो गया। तीसरा यदि आप देखोगे तो एक और हिडन कीवर्ड है, वो है इंडिया एंड यूएनएससी। यानी कि आप इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कैसा संबंध रहा है ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे अपने इंट्रोडक्शन में। दिस इज हाउ यू कैन राइट। अब मेरे दिमाग में 3 आया, कोई और हो सकता है 5 सोच ले, तो जो भी आपके दिमाग में आए आप इस तरीके से कीवर्ड सोच सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा, सपोज यदि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कीवर्ड हम पकड़ते तो कैसे लिखते। हम क्या लिखते, यहां पर हमारा कीवर्ड होता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम छोटा सा लिखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कब फॉर्म हुआ था, 1945 में फॉर्म हुआ था। और इसका यदि आपको मेंबरशिप स्ट्रक्चर बताना है तो वो भी बता सकते हो कि 15 मेंबर्स होते हैं और इसमें P5 यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जिसे कहा जाता है। ये एक इंट्रोडक्शन आपका हो सकता था। मैं आपको वर्ड्स में भी लिख के बताऊंगा कि यहां पर मिनिमम वर्ड्स आपको इंट्रोडक्शन में देना है 10 से 20 वर्ड। 20 वर्ड से ज्यादा यदि आप दिए तो वो आपका मार्क्स मेन बॉडी में आप कम लिख पाओगे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती थी, दूसरा हो सकता था नॉन परमानेंट मेंबर। तो यदि हम नॉन परमानेंट मेंबर को बनाते हैं अपना कीवर्ड, तो नॉन परमानेंट मेंबर के आधार पर हम इंट्रोडक्शन ऐसा दे सकते थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें में से 10 मेंबर जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और ये 10 मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, जो रोटेशनल बेसिस के P5 के साथ वो क्या बनते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैनशिप को होल्ड करते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता था। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा कीवर्ड हमने क्या पकड़ा, तीसरा हमने पढ़ा इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिलेशन। तो ये अब मेरी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या मुझे पता है इंडिया और यूएनएससी का मेंबरशिप क्या रिलेशन है, पता है तो मैं इसे भी बना सकता हूं। जैसे कि यहां पर मैं लिख सकता हूं इंडिया, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि रिसेंटली जब यह पूछा गया तब क्या हुआ होगा, भारत परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना। तो क्या मैं डेट लिख सकता था कि इंडिया recently became a member of a non-permanent member of United Nations Security Council, ये भी लिख सकता था। डेट यदि मुझे पता है कि जनवरी 2021 से बना तो ये भी लिख सकता था। नहीं पता है डेट तो मैं नहीं लिखूंगा। और मैं लिख सकता था इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 8th टाइम as non-permanent member of United Nations Security Council, and for the very first time it was elected just after independence in 1951। ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। तो यानी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, देयर इज नो सेट ऑफ प्री डिफाइंड आंसर राइटिंग टेम्पलेट। आपकी नॉलेज के आधार पर आपको रटना नहीं है, जो भी आपको नॉलेज है उस हिसाब से आप मल्टीपल इंट्रोडक्शंस लिख सकते हो। अब किसी को हो सकता है ये थर्ड पॉइंट कि इंडिया कब से मेंबर बना ये याद ना हो, या 8th टाइम बना ये भी याद ना हो। तो ये याद नहीं रहेगा तो मेंस में यही चीज है, आप दूसरा पॉइंट लिख दो ताकि एग्जामिनर को ये ना पता चले कि आपको ये याद ना है। बात आई समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम बॉडी में जाते हैं। तो मेन बॉडी में आया। अब बॉडी में यदि हम देखेंगे तो स्टेट द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया, तो हमको क्या लिखना है, प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में हम प्रायोरिटीज ऑफ
इंडिया को लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे और हम इसे कम शब्दों में ज्यादा डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार ये तो लिटरेचर हमने पढ़ा नहीं, तो कुछ नहीं है भैया, आप दिमाग लगाओ कि जो इंडिया है, इंडिया यूएन का मेंबर यदि बनता है, टेम्पररी या परमानेंट कुछ भी बनता है, तो वो क्या करेगा, जो अपनी विदेश नीति है, जो विदेश नीति उसकी डोमेस्टिक एजेंडा से जो पॉसिबल होगा उसी में से जो अपनी विदेश नीति चलाएगा। तो इंडिया की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, तो याद करो हमारी प्रायोरिटीज। जब भी हम प्रायोरिटीज की बात करते हैं विदेश नीति में, सबसे पहले हमें अपने नेबर को समझना चाहिए। इसीलिए हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सारे जो भारत की पॉलिसी के पॉइंट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के, ये सारे के सारे पॉइंट्स इनके एजेंडा बन जाएंगे। तो सबसे पहले मोदी जी पाकिस्तान के बारे में क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि टेररिज्म को बंद करो, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट चाइना से रिलेटेड हो जाएगा, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसे कंट्रोल करने की बात करेंगे। यानी कि अब देखो, किसी को चाइना याद नहीं आया तो कोई और दूसरा पॉइंट लिख दो। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर, लिखने की आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सपेंशनिस्ट चाइना की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे लद्दाख एरिया में लगातार इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, पैंगोंग सो लेक में, डेप्सांग लेक में, अरुणाचल प्रदेश में लगातार स्टैंड ऑफ हुआ था, इसी वजह से हम चाइना को भी मेंशन करेंगे। चाइना भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है, तो हम करेंगे। इसके अलावा 2021-22 में क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो हम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम लिख सकते हैं कि रूल्स ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने के लिए किया जाए। ये भी मोदी जी हर जगह जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसे रिफॉर्म किया जाए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक परमानेंट जगह दी जाए, ये एक बात करी जा सकती है। और क्या बात करते हैं, तो ये और बात करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो कॉपरेशन है वो बढ़े, तो साउथ साउथ कॉपरेशन बोला जाता है इसे इंटरनेशनल टर्म्स में, ये बढ़ाया जाए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो भी आपके दिमाग में याद आ रहा है, जो आप न्यूज पढ़ते होगे, पेपर में कभी भी पढ़ते होगे या करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करते होगे, तो जैसे कि एक इशू जो दिमाग में आता है वो है साइबर सिक्योरिटी, भारत के लिए बहुत क्रूशियल एजेंडा है। क्लाइमेट चेंज बहुत सारा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। मैं पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं, पॉइंट्स तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके दिमाग में यदि आप सोचोगे तो। इसके बाद इंडिया के लिए जो सी लेवल ट्रेड है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब सी में ब्लॉकेज हुआ है, तो सी ट्रेड या फ्री इंडो पैसिफिक, ये टर्म आप बहुत बार सुने होंगे, फ्री इंडो पैसिफिक ओशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से लिख लिए। अब इनको हम वर्ड्स में भी लिखेंगे कि कैसे शॉर्ट में अच्छे से लिखे, और लास्ट में हमको लिखना रहेगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए क्या करेंगे, हम इसी से उठा के देखेंगे। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया, तो आप क्या बना सकते हो, आप कैसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। तो जो कंक्लूजन है वो यदि आप जितना फ्यूचर साइटेड लिखो वो ज्यादा अच्छा है। याद रखिएगा, रिपीट करने की कोशिश ना करें। तो जैसे कि आप एक चीज लिख सकते हैं, यूएनएससी का जो मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर बनने से इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अपने कॉज को स्ट्रेंथन कर सकता है, जिससे कि वो P5 में परमानेंटली शामिल हो जाए, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए। एक तरीका ये हो सकता है। और क्या है, अभी इंडिया को एक अच्छा अवसर मिला है, इंडिया हैज गॉट अ राइट अपॉर्चुनिटी वेयर इट कुड यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 years टू take up the agendas it want as mentioned above and bring up its cause in the discussion of United Nations। मतलब कि जो जो एजेंडा में भारत चाहती है वहां पर नेगोशिएशन और बातचीत शुरू कर सकती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट। यहां पर एक मॉडल आंसर मैं आपको दूंगा जिसे आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट।
तो यदि हम मॉडल आंसर की बात करें, यदि मैं यहां बैठ के लिखूंगा तो मॉडल आंसर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से मैं डेली जो भी डिस्कस करूंगा उसके मॉडल आंसर आज या कल सुबह मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं, जो मेंस अपीयर कर रहे हैं कैंडिडेट, वो इनसे आंसर, यही आंसर या किसी और आंसर को चेक कराना चाह रहे हैं, तो वो मुझे टेलीग्राम में इसी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या एक्चुअली ग्रुप में तो नहीं होगा मैसेज, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आई कैन नॉट गारंटी कि मैं रोज आपको चेक करके दूंगा, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा, संडेज को मैं फ्री रहता हूं, देन आई गेट इट चेक्ड, मैं खुद चेक करूंगा, रिमार्क्स दूंगा कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और फिर मैं आपके तरफ गेट बैक कर सकता हूं। इस तरीके से इनिशिएटिव में हम साथ मिलकर आगे ग्रो करेंगे, और मेंस आंसर राइटिंग को तो हम फोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे कि बाकी लोग सोच ही ना पाए, जिसमें हमको कम रटना पड़े, कम से कम मेहनत लगे, लेकिन जो हमारी नॉलेज ऑफ, जो है हमारी नॉलेज, उससे हम एक धांसू आंसर लिख दें। सो विद दैट सेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिन लोग मेंस अभी लिख रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, डेली आंसर राइटिंग लिखिए, और बी हेल्दी, बी सेफ एंड गुड नाइट। थैंक यू।